Assalamualaikum. So today we are going to discuss about epigenetics and gene regulation. सबसे पहले हम देखेंगे कि एपिजेनेटिक्स होता क्या है। तो एपिजेनेटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए का सीक्वेंस चेंज किए बगैर जीन की एक्टिविटी या फिर उसके एक्सप्रेशन को चेंज कर देते हैं। अब एपिजेनेटिक्स जो होती है ना वो ऐसा स्विच काम करती है जो जीन को ऑन या फिर ऑफ करती है। अब इससे हम एक कॉमन एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे डीएनए में हाइट का जीन जो है वो प्रेजेंट है, हम सब में प्रेजेंट है, लेकिन अब ये जो जीन है ना वो किसी में ऑन होता है, किसी में ऑफ होता है। अब ये जीन जिनमें ऑन होगा उनकी हाइट लंबी हो जाती है, और जिनमें ये जीन ऑफ रह जाता है तो उनकी हाइट छोटी रह जाती है। ठीक है, तो ये होता किसकी वजह से है? एपिजेनेटिक इफेक्ट्स की वजह से। आगे हमारे पास एग्जांपल है आइडेंटिकल ट्विंस की। तो आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं इनका डीएनए बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इनमें फ़र्क कहाँ पे आता है? जैसे जैसे ये बड़े होते हैं इनका लाइफस्टाइल, इनका एनवायरनमेंट, ये डिफरेंट स्ट्रेस लेवल्स को जो है वो फेस करते हैं, इनकी डाइट डिफरेंट होती है, तो इनकी जो जीन की एक्टिविटी होती है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। यानी एक जो होता है ट्विन वो हेल्दी होगा, दूसरा अनहेल्दी होगा। इससे डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन उनकी जीन की जो एक्टिविटी है ना वो चेंज हो गई है। कुछ जीन ऑफ हुए हैं, कुछ जीन ऑन हुए हैं, जिसकी वजह से एक ट्विन हेल्दी है और दूसरा जो है वो अनहेल्दी रह गया। नेक्स्ट है हमारे पास जीन रेगुलेशन। तो जीन रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कंट्रोल करता है कि जीन कब, कहाँ और कितना काम करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास है मसल और ब्रेन सेल। इसमें क्या होता है कि इनका, हमारी बॉडी में जितने भी सेल है ना उनका डीएनए बिल्कुल सेम होता है, लेकिन हर सेल अपना एक अलग रोल प्ले करता है। हर सेल के पास अपना एक स्पेसिफिक जीन होता है। जैसे हमारे पास है मसल सेल, ठीक है। तो मसल सेल को जो है वो कंट्रैक्शन करानी है, मूवमेंट करानी है, तो उसके लिए उसको मसल के जीन्स ज़रूरत होंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इसी तरह ब्रेन सेल है, उसको थिंकिंग के लिए जो है वो ब्रेन के जीन्स की ज़रूरत है, तो ब्रेन के जीन्स वहाँ पे ब्रेन सेल में एक्टिवेट हो जाएंगे। अब मसल सेल में ब्रेन के जीन्स एक्टिवेट नहीं हो सकते और ब्रेन के सेल में मसल के जीन्स एक्टिवेट नहीं हो सकते। यानी हर सेल के पास अपना एक स्पेसिफिक जीन है जिसने आगे अपना रोल प्ले करना है। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास इंसुलिन प्रोडक्शन की। इंसुलिन प्रोडक्शन अब कौन कराता है? पेंक्रियाज, ठीक है। अब पेंक्रियाज के जो सेल्स होते हैं ना, इंसुलिन वहीं ऑन रहता है। यानी हमारी स्किन के पास भी जो है ना स्किन सेल, उसके पास भी इंसुलिन का जीन है, लेकिन हमारी स्किन का काम नहीं है इंसुलिन बनाना। ठीक है, तो यहाँ हमारे स्किन सेल के अंदर इंसुलिन जो होगी ना वो एक्टिव नहीं होगी, यानी इंसुलिन के जीन। तो पेंक्रियाज के जो सेल होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसुलिन की प्रोडक्शन के। इंसुलिन का जीन मौजूद वहाँ होता है और जब ज़रूरत होती है तो इंसुलिन की प्रोडक्शन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास कि एपिजेनेटिक्स ज़रूरी क्यों है जीन रेगुलेशन के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्विचिंग। हमारे पास जो एपिजेनेटिक्स इफेक्ट या लेवल होते हैं ना, ठीक है, उनका जो बेसिक काम है ना वो जीन को ऑन या फिर ऑफ करना है। अब हर जीन जो है ना वो हर वक्त एक्टिवेट नहीं होता, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है और जीन तभी एक्टिव किया जाता है जब उसकी ज़रूरत होती है। जैसे हमारी बॉडी को कभी कभी एक पार्टिकुलर जीन की ज़रूरत होती है, तो जो एपिजेनेटिक सिग्नल्स होते हैं वो जाते हैं और इस जीन को एक्टिव कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, और जब उसकी ज़रूरत नहीं होती तो फिर वो जीन जो है वो ऑफ कर दिया जाता है। सेकेंड है हमारे पास स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब क्या है कि हर सेल अपना एक स्पेसिफिक जीन है उसी को यूज़ करे, बजाय इसके कि वो सारे जीन्स को ऑन कर ले। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मसल और ब्रेन सेल की एग्जांपल दिया मैंने आपको, कि मसल सेल में जो है वो ब्रेन के जीन्स ऑन नहीं हो सकते और ब्रेन सेल में मसल के जीन्स ऑन नहीं हो सकते। तो इससे होता क्या है कि स्पेसिफिसिटी से कि हर सेल अपना अलग अलग जो है वो रोल प्ले करता है, और ये करा कौन रहा होता है? एपिजेनेटिक्स। ठीक है, एपिजेनेटिक्स अलाउ करती है हर सेल को कि वो अपना अलग अलग जो है वो रोल प्ले करे। हर सेल के अंदर सारे जीन्स ऑन ना हो, बल्कि उस सेल का स्पेसिफिक जो जीन है वही ऑन रहे। थर्ड हमारे पास है अडेप्टेशन। तो जो एपिजेनेटिक चेंजेस होती है ना वो हमारी बॉडी को अलाउ करती हैं कि हम जैसा हमारा इन्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लें। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास अडेप्टेशन। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिज्म एपिजेनेटिक जीन रेगुलेशन का। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं। अच्छा, डीएनए मिथाइलेशन में क्या होता है कि स्मॉल केमिकल टैग्स जिनको हम मिथाइल ग्रुप्स कहते हैं वो डीएनए के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब डीएनए के ऊपर जाके जब अटैच होते हैं ना, जिन डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप्स लग गए उन्होंने जीन ऑफ कर देना है, और जिनके ऊपर से मिथाइल ग्रुप्स रिमूव कर दिए जाएंगे वो जीन ऑन रहेगा। ठीक है, इस तरह से एपिजेनेटिक जो है वो जीन को ऑन या फिर ऑफ करती है, ये मैकेनिज्म है इसका। सेकंड है हिस्टोन मॉडिफिकेशन। तो जो डीएनए होता है ना वो टाइटली रैप्ड हुआ होता है एक प्रोटीन के, जिसको हम हिस्टोन कहते हैं। अब होता क्या है कि अगर डीएनए टाइटली रैप्ड है ना अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, तो जीन ऑफ रहेगा, और अगर वो लूजली पैक्ड है तो क्या होगा कि जो जीन है वो ऑन रहेगा। ठीक है, आगे हमारे पास नॉन कोडिंग आरएनएस। तो नॉन कोडिंग आरएनएस जो होते हैं ना वो स्मॉल हमारी बॉडी में आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटीन नहीं बनाते, तो उनको हम नॉन कोडिंग आरएनएस कहते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये डायरेक्टली जाके या तो जीन के ऊपर अटैच हो जाते हैं या फिर उसके एमआरएनए के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं, और फिर जो जीन है हमारे पास उसको ऑफ कर देते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ एपिजेनेटिक्स इन जीन रेगुलेशन। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको पहले फर्स्ट स्लाइड में जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। हनी बीज के केस में क्या होता है कि जो बीज रॉयल जेली खाती है ना वो हमारे पास क्वींस बन जाती हैं, ठीक है। और उनके कंपैरिजन में जो दूसरी होती हैं बीज जिनका फूड बिल्कुल सिंपल होता है, रॉयल जेली नहीं होती, तो वो हमारे पास वर्कर बीज बन जाती हैं, ठीक है। अब वर्कर बीज जो होती है उनका साइज़ छोटा होता है, वो कम फर्टाइल होती हैं, जबकि जो क्वींस होती हैं, क्वीन बी, वो ज़्यादा फर्टाइल होती हैं और उनका जो साइज़ होता है वो बिग होता है, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है कि जो वर्कर बीज है ना उनके डीएनए पे मिथाइलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनके जो जीन्स होते हैं ना वो ऑफ हो जाते हैं। और जबकि जो क्वीन बी है उनमें मिथाइलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से जीन्स ऑन रहते हैं और ये ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। थर्ड हमारे पास है मदर एड्स। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट था एक जिसमें देखा गया कि मदर एड्स जो अपने बच्चों को, जिन बच्चों को ना वो लिक ज़्यादा करती हैं, केयर या फिर लव बहुत ज़्यादा करती हैं, तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर लेते हैं। यानी उनका ब्रेन जो होता है ना वो ऐसे जीन्स जो होता है उनको ऑन कर देता है, जिससे वो स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेते हैं या फिर वो बिल्कुल काम रहते हैं, ठीक है। इनके कंपैरिजन में वो रैट्स जिनको ज़्यादा केयर, ज़्यादा लव नहीं मिला हुआ होता, तो वो जो होते हैं ना वो ज़्यादा ऐसे गुस्से वाले होते हैं या फिर वो काम नहीं होते हैं, उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एपिजेनेटिक्स इन हेल्थ एंड डिजीज़। तो कैंसर। अब क्या होता है कि एपिजेनेटिक्स में ना जब कैंसर की बात की जाए तो कैंसर में मिथाइलेशन के पैटर्न जब गलत हो जाते हैं ना, तो क्या होता है कि जो बैड जीन्स है ना वो ऑन हो जाते हैं और गुड जीन्स जो होते हैं वो ऑफ हो जाते हैं। अब जैसे हमारे पास कैंसर के केस में दो तरह की टाइप्स होती हैं जीन्स की। एक ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं और एक ऑनको जीन्स होते हैं, ठीक है। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो होते हैं वो ऑफ हो जाते हैं, जिन्होंने सेल की ग्रोथ जो है वो कम करानी है, तो वो ऑफ हो जाते हैं। और ऑनको जीन्स जो होते हैं वो रैपिडली डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कैंसर बढ़ जाता है। तो ये होता है कि एपिजेनेटिक्स के मिथाइलेशन के जो पैटर्न होते हैं ना वो गलत हो जाते हैं, उसकी वजह से कैंसर जो है वो बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एजिंग। तो जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है ना उस तरह से हमारे एपिजेनेटिक जो मार्क्स होते हैं या लेवल कह लें, तो वो या तो अनस्टेबल होने लग जाते हैं या फिर वीक होने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब जो साइंटिस्ट है ना वो क्या कर रहे हैं कि एपिजेनेटिक क्लॉक के थ्रू हमारी बायोलॉजिकल एज को देख रहे हैं। यानी हम कहते हैं कि हम 20-21 साल के हैं, लेकिन हम, अगर हमारा लाइफ़स्टाइल जो है ना वो हेल्दी नहीं है, तो हम 20-21 साल के नहीं, हम 40-50 साल के भी हो सकते हैं। यानी हमारी बायोलॉजिकल एज 40 से 50 साल भी हो सकती है, अगर हमारा लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है। तो साइंटिस्ट जो हैं वो एपिजेनेटिक लॉ के थ्रू जो है वो हमारी बायोलॉजिकल एज को देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेंटल हेल्थ। तो स्ट्रेस और जो ट्रॉमा होता है ना, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी डाइट, ये सब कुछ लॉन्ग लास्टिंग एपिजेनेटिक इफेक्ट्स छोड़ जाता होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रेस ट्रॉमा वगैरह होता है ना, ये एपिजेनेटिक मार्क्स के ऊपर ना बहुत बुरा असर डालता है। हाँ, और ये डिफरेंट एपिजेनेटिक मार्क्स या इफेक्ट्स जो है वो छोड़ जाता होता है इंसान के फिजिकल हेल्थ पे या मेंटल हेल्थ पे। नेक्स्ट हमारे पास नेचर ऑफ एपिजेनेटिक्स। तो फर्स्ट है रिवर्सिबल। यानी जो चेंजेस हो जाती होती है ना जीन की एक्टिविटी में, जैसे कुछ जीन ऑन हो गए, कुछ ऑफ हो गए, जो बैड जीन्स ऑन हो गए हैं, गुड जीन्स ऑफ हो गए हैं, तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको हम क्योर कर सकते हैं, ठीक है, कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास लाइफस्टाइल इम्पैक्ट। हमारा लाइफस्टाइल जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हमारा लाइफस्टाइल अगर हेल्दी होगा ना तो हमारी जीन्स सही से वर्क करेंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे। लेकिन अगर हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अनहेल्दी है, तो हमारे जीन्स जो होंगे वो, अच्छे जीन्स जो होंगे वो ऑफ हो जाएंगे और बैड जीन्स जो होंगे वो ऑन हो जाएंगे। थर्ड है हमारे पास फ्यूचर मेडिसिन। तो एपिजेनेटिक्स जो है ना वो हमारे फ्यूचर का बेस बनती जा रही है। साइंटिस्ट जो हैं वो एपिजेनेटिक क्लॉक के थ्रू हमारा फ्यूचर में इलाज कर सकेंगे, एक ऐसी मेडिसिन वगैरह बना सकेंगे जिससे हमारा जो है एजिंग कम हो सके, जिससे हमारा ट्रॉमा, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो सके और जिससे हमारे जो मिथाइलेशन के पैटर्न गलत हुए हैं वो ठीक हो जाए। तो साइंटिस्ट जो है ना वो अब इन कोशिशों में हैं कि वो एपिजेनेटिक क्लॉक के थ्रू एक तो जो हम इंसान हैं उनकी बायोलॉजिकल एज को देखें कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, अनहेल्दी है, हेल्दी है, और अगर उनके अंदर कोई इस तरह की चेंजेस आ जाती हैं जैसे जैसे जीन्स ऑफ हो गए हैं या ऑन हो गए हैं, जैसे कैंसर के केस में है, तो कैंसर वगैरह को क्योर करने के लिए, एजिंग को क्योर करने के लिए जो है वो साइंटिस्ट अब कोशिश कर रहे हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय टॉपिक। थैंक यू सो मच।